मैं इकबाल सिंह ज्योति फ्रॉम गुरु नानक कोचिंग क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी ये बायोलॉजी का एक चैप्टर था। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम बोलते हैं सेल को। हमने यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर कुछ कंटेंट जो है वो डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने इस चैप्टर के अंदर एक कंटेंट डिस्कस किया था। फर्स्टली हमने डेफिनेशन डिस्कस की। डेफिनेशन के बाद हमने यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है, उसकी कुछ एक्टिविटीज जो है वो सेल को डिस्कवर कैसे किया, किसने डिस्कवर किया। फिर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो टू टाइप्स की मूवमेंट जो है वो शो कर रही है। फर्स्ट मूवमेंट वो शो कर रही है डिफ्यूजन की, और सेकंड जो मूवमेंट है वो शो कर रही है ओस्मोसिस की। तो यहाँ पर डिफ्यूजन और ओस्मोसिस क्या था, हमने डिफ्यूजन को देख लिया था। डिफ्यूजन क्या था, वन बाय वन में हम डिस्कस कर रहे हैं। डिफ्यूजन क्या था, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट of substances from higher concentration to lower concentration is called diffusion। कि कोई भी जो सब्सटेंसेस है अगर वो हायर टू लोअर मूवमेंट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या डेली लाइफ में कैसे डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारी बॉडी के अंदर O2 एंड CO2 का जो एक्सचेंज हो रहा है या जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन की हेल्प से कैसे हो रहा है आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। हम लोग जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू नोज। नोज के बाद जो एयर है, जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली यहाँ एयर पाइप के अंदर जाती है। तो ये है हमारी एयर पाइप। एयर पाइप इज आल्सो कॉल्ड ट्रेकिया, जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं या आप विंड पाइप बोलते हैं। जो विंड पाइप है, जो ट्रेकिया है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है उसके पास पेयर ऑफ लंग्स है, मतलब दो लंग्स है। तो ये जो ट्रेकिया है ये डिवाइड हो गई ब्रोंकाई नाम। अब ये जो ब्रोंकाई है ये ओपन हो जाएंगे लंग्स के अंदर। ईच ब्रोंकाई ओपन्स इनटू ईच लंग। फिर ये जो ब्रोंकाई है इस तरीके से देखो वी बना के, ये जो ब्रोंकाई है ये आगे फर्दर पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गए। तो इन फर्दर पार्ट्स को हम बोलते हैं एल्वियोलाई, सॉरी ब्रोंकियोल्स। इस तरीके से आगे फर्दर पार्ट्स के अंदर क्या हो गए, ये डिवाइड हो गए। जैसे ही ब्रोंकियोल्स जो है वो एंड होंगे तो ब्रोंकियोल्स के एंड में क्या होगा, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है हमारे लंग्स में। बैलून लाइक स्ट्रक्चर का मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट है वो अप जाती है, उसमें एयर फिल हो जाती है। बैलून लाइक स्ट्रक्चर, वो फूल रहे हैं। इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। अब इन एल्वियोलाइज के पास होती है, रेड कलर में बनाता हूं, लार्ज अमाउंट में ब्लड सप्लाई। जब हमने खाना खाया तो हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है। फूड का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो जब कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो वहां से वेस्ट जनरेट होता ही होता है। तो हमारे ब्लड के अंदर वेस्ट जनरेट हुआ है, वो हुआ है CO2। और जैसे ही हमने सांस लिया तो सांस लेते ही क्या एंटर करी, यहाँ पर ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन यहाँ गई, हाफ ऑक्सीजन यहाँ गई, और वो ऑक्सीजन कहाँ आ गई, लंग्स में। अब यहाँ पर क्या है, जो इन्वायरमेंटल के अंदर ऑक्सीजन है, मतलब जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है, डायरेक्ट ब्रीथ किया हमने, ये जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा है, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन क्या है, कम। कुछ देर अगर हम सांस ना ले तो स्किन जो है वो ब्लू होनी स्टार्ट हो जाती है। या यहाँ पर एक आप थ्रेड बांध लीजिएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो स्किन ब्लू हो जाएगी ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होगी, लंग्स में CO2 सॉरी ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है, तो होगा क्या, ये ज्यादा अमाउंट से कम की तरफ जाएगा, और ये ज्यादा अमाउंट से ये भी किसकी तरफ आएगा, कम अमाउंट की तरफ। तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर चलेगी, CO2 कहां चलेगी, एल्वियोलाई के अंदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जो गैसियस एक्सचेंज है हमारी बॉडी के अंदर वो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन जो है वो अकर होता है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद ये था डिफ्यूजन के बारे में। सेकंड हम बात करते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का तो हमने समझ लिया था।
ओस्मोसिस में हमने क्या देखा था कि जो मूवमेंट ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट हो रही है सब्सटेंसेस की, ओस्मोसिस बोला है। तो अगर सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो ज्यादा है तो ज्यादा से कम जाएगा तो वो श्रिंक करेगी, हाइपरटोनिक होगा। अगर सेल के अंदर जो लिक्विड है वो कम है तो बाहर ज्यादा है तो बाहर से अंदर आएगा, सेल स्वेल करेगी, फूल जाएगी। और अगर सिमिलर है, ना तो जो फ्लूइड है वो बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन ओस्मोसिस का और एक एग्जांपल है, जो ओस्मोसिस है, ओस्मोसिस से जो अमीबा है अपने फूड को एनगल्फ करता है, और उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। उस टर्म को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब अमीबा जो है कैसे करेगा, देखिए अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक सिंगल सेल से मिलकर के बना हुआ है। मैंने बोला था सिंगल सेल के पास कोई भी ऑर्गन्स नहीं होते, तो ये अमीबा है। अमीबा क्या करेगा, जैसे यहाँ पर फूड है तो क्या करेगा, अपने अंदर इस तरीके से एक कैविटी बनाएगा, इस तरीके से फूड एनगल्फ करता है, मतलब ज्यादा फूड से कम फूड की तरफ जाता है, तो इसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये बात थी हमारी ओस्मोसिस के बारे में। ओस्मोसिस के बाद हम नेक्स्ट जो टर्म डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड, फर्स्ट हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने डिफ्यूजन और ओस्मोसिस को डिस्कस किया। अब सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, आप देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल थी, ठीक है। बट सेल वॉल इज ऑल्सो आउटर कवरिंग ऑफ cell. Cell wall is also outer covering of cell. It is hard and protect the. It is hard and prevent the cell from damage. सेल को डैमेज नहीं होने देती। It is mainly present in plants. It is made up of cellulose. Cell wall is also selective permeable. अब देखिए यहां पर हमने बनाया था दिस इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड भी प्लांट्स के अंदर एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम बोलते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल बहुत ज्यादा हार्ड और रिजिड होती है, ये क्या करती है, सेल को डैमेज होने से बचाती है, सेल डैमेज नहीं होती। प्लस ये सेमी परमिएबल भी होती है, यहां से भी हम सब्सटेंसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, इन और आउट किया जा सकता है सब्सटेंसेस को। उसके बाद ये जो सेल वॉल है ये मिलकर के बनी है सेल्यूलोज से। अब सेल्यूलोज क्या होता है बेटा, सेल्यूलोज मेनली प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। सेल्यूलोज क्या होता है, अपने अगर जनरल बात करें, सेल्यूलोज होता है अनकुक्ड फूड। जो एंशिएंट टाइम था, बहुत पुरानी बात में अगर हम चले जाएं तो उस टाइम जो ह्यूमन बीइंग थे वो भी एंशिएंट फूड खाते थे, मतलब एंशिएंट टाइम के अंदर जो ह्यूमन बीइंग थे वो अनकुक्ड फूड खाते थे। अनकुक्ड फूड मतलब कच्चा खाना खाते थे, पेड़ से पत्ते मिल गए वो खा लिया, घास फूस खा लिया। उस कंडीशन में आपने सुना होगा हमारी बॉडी के अंदर एक नाड़ी है जिसको अपने अपेंडिक्स की नाड़ बोलते हैं ना, बोन है एक छोटी सी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है हमारी बॉडी के अंदर वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन, एक वेस्ट ऑर्गन है आज के टाइम में, लेकिन पहले पुराने टाइम में ये वेस्ट नहीं था। जब ह्यूमन बीइंग जो है वो कच्चा खाना खाता था डायरेक्ट पेड़ों से तोड़ के, उस कच्चे खाने के अंदर होता है सेल्यूलोज। अगर अपने कोई लीव्स को बॉईल कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो झाग आ रही है, ठीक है, स्कम बन रही है, वो एक स्टार्च है। क्या है वो, एक स्टार्च। तो जो स्टार्च है वो एक अनकुक्ड फूड होता है, ठीक है, वहां से मतलब हमें सेल्यूलोज मिलता है। तो सेल्यूलोज का डाइजेशन सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट भी प्लांट्स के अंदर होता है। जो गाय भैंस खाती हैं, कच्चा खाना खाती हैं,
ये इनके अंदर भी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है वो अनकुक्ड फूड नहीं खाता। अगर हम अनकुक्ड फूड खाएंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो हम कुक्ड फूड खाते हैं, बॉईल करके खाते हैं सारे फूड को। तो सेलुलोज क्या होता है, जैसे अनकुक्ड फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल एंजाइम्स चाहिए होते हैं, जो एनिमल्स के अंदर होते हैं ना, गाय भैंस जो खाती हैं, कच्चा खाना जो खाती हैं। तो जो सेल वॉल है एक आउटर कवरिंग है अदर देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल को प्रिवेंट करती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्ड, न्यूक्लियस। अब देखिए सेल के अंदर हमने डिस्कस कर लिया दिस इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है, वहीं उसके इनसाइड प्रेजेंट है बेटा एक न्यूक्लियस सेल के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि जो सेल का न्यूक्लियस है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड है। इस तरीके से न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो दिस इज ए न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है वो कवर्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अब न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूक्लियस प्ले ए वाइटल रोल, एक बहुत ज्यादा वाइटल मीनिंग एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है सेल के अंदर। जो मेन कंटेंट है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अगर किसी सेल का जो न्यूक्लियस है अगर वो रप्चर हो जाए, वो डैमेज हो जाए, तो पूरी की पूरी जो सेल है वो डैमेज हो जाती है। न्यूक्लियस जो है वो सेल का बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो न्यूक्लियस जो है वाइटल रोल प्ले करता है। कैसे? न्यूक्लियस कंटेन thread-like structures called क्रोमोसोम्स। किसी भी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे बहुत सारे थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट है। These thread-like structures are called chromosomes. In a cell 23 पेयर और 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। किसी एक सिंगल सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम या हम 23 पेयर क्रोमोसोम बोल सकते हैं। एवरी क्रोमोसोम कंटेन कोइल्ड डीएनए। डीएनए क्या होगा? देखिए फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एवरी क्रोमोसोम कंटेन कोइल्ड डीएनए। हर क्रोमोसोम पर इस तरीके से कोइल्ड फॉर्म के अंदर, इस तरीके से कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है डीएनए। डीएनए जो है वो क्या है? डीएनए इज हेल्प्स टू ट्रांसफर genetic information from parents to next generation। जो डीएनए है, डीएनए एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो भी हमारे ट्रेड्स हैं, उन्हें पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करता है, उसको हम बोलते हैं डीएनए। उसके बाद नेक्स्ट, यहां के बाद मैं यहां लिख रहा हूं the segment of DNA called जीन। तो जो डीएनए का सेगमेंट है उसको हम बोलते हैं जीन। तो जो जीन, डीएनए या क्रोमोसोम जो है वो सेल के अंदर बहुत ज्यादा वाइटल जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं, ठीक है। वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। क्रोमोसोम्स also helps to
सेल डिवीजन, और जो क्रोमोसोम है वो सेल डिवीजन के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये सेल डिवीजन का मीनिंग क्या हुआ, जो सेल डिवीजन है वो कैसे होती है, ये भी एक कुछ बेसिक बात है, हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन को। लेट्स स्टार्ट। तो अब देखिए सेल डिवीजन, अब एक्चुअली क्या है, सबसे पहले होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए मेल सेक्स सेल, सेकंड फीमेल सेक्स सेल। मेल सेक्स सेल इज कॉल्ड स्पर्म, फीमेल सेक्स सेल इज कॉल्ड एग और ओवम। व्हेन बोथ सेल्स आर फ्यूज्ड, जब दोनों सेल आपस में कंबाइंड होगी, तो कंबाइन होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मतलब जो दोनों सेल्स आपस में कंबाइन हो गए और कंबाइंड होके न्यू सेल इज फॉर्म्ड, और एक नई सेल बनती है, उस नई सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। दिस इज ए सेल, जाइगोट। अब हमारी बॉडी में जो जाइगोट बना, जाइगोट इज प्राइमरी सेल। जो जाइगोट है वो हमारी बॉडी की प्राइमरी सेल है। हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, हर एक एनिमल के अंदर जो एक प्राइमरी, सबसे पहले जो सेल बनती है उस सेल को बोला जाता है जाइगोट। वो सेल कैसे बनती है? मेल और फीमेल का जब आपस में फ्यूजन होगा, सेल का आपस में फ्यूजन होगा, तो वहां से एक न्यू सेल बनेगी। दिस न्यू सेल इज कॉल्ड जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर देखिए सेम सेल है, कवर्ड है, ठीक है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम्स है, सारा जो मटेरियल है वो प्रेजेंट है। अब होगा क्या, हमारी बॉडी में एक जाइगोट से बनेगी दो सेल, फिर एवरी सेल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी इस तरीके से। फिर नेक्स्ट सेल भी जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर क्या होगी? डिवाइड होगी। जो एवरी सेल है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगी। जैसे जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई पर्सन जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई बंदा जा रहा है, तो उसको मतलब एक रूल होता है कि आपने क्या करना है, 2 बंदे आपस में ज्वाइन करने हैं। सेम हर सेल का काम, उसने 2 सेल बनानी है। देखिए फर्स्ट सेल ने 2 सेल बनाई, फिर इसने 2 सेल बनाई, 2 सेल, फिर इसने 2 सेल, 2 सेल। मतलब इसका जो डिवीजन है वो ऐसे होता है, पहले 1 सेल बनेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32, 64 एक्सेट्रा। इस तरीके से सेल का डिवीजन होता है। अब ये सेल का डिवीजन होता है, कैसे होता है? और अगर हम डीएनए की भी बात करें, अगर आपने देखा होगा कि सीआईडी जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाले सीरियल्स आते हैं, सीरियल्स के अंदर क्या होता है, एक बाल भी मिल जाए तो उस बाल से पूरी बॉडी का डीएनए फाउंड कर लेते हैं ना। कैसे? हमारी बॉडी में हेड टू टू, सर से लेकर पैर तक सेम डीएनए होता है हमारे पेरेंट्स का सिमिलर। क्योंकि ये देखो, ये जो सेल बनी हमारे दोनों पैरों से मिलकर के बनी है। अब होगा क्या, ये जो सेल है जैसे ही बन जाएगी, बनने के बाद ये मैच्योर होगी, पूरी मैच्योर होगी, डेवलप होगी। डेवलप होने के बाद इसके अंदर जो डीएनए है, इस तरीके से इसके अंदर के जो डीएनए है वो क्या करेंगे, अपने 2 रेप्लिकेशन तैयार करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब अपनी 2 फोटोकॉपी जो है वो रेडी करेंगे, अपनी 2 कॉपी रेडी करेंगे, और कॉपी रेडी करके एक कॉपी इस सेल में चली जाएगी और एक इस सेल में। मतलब एक डीएनए नहीं करेगा, टोटल जो 23 पेयर है डीएनए के, वो 23 के 23 पेयर जो है वो सेल का डिवीजन करेंगे, अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और दोनों अलग अलग चले जाएंगे। फिर ये सेल जब मैच्योर होगी, फिर आगे ये सेल मैच्योर होगी, आगे। इसी तरीके से पूरी बॉडी के अंदर जो डीएनए है वो हमेशा सिमिलर होता है, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि सभी जो सेल्स हैं वो एक ही सेल से बनी है, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो जो सेल डिवीजन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। और हमने देख लिया कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल रोल प्ले कर रहा है। न्यूक्लियस जो है वो मेन पार्ट है सेल का, अपने बोले कि सेल का ये हार्ट है, इसके बिना जो सेल है वो फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, यही जो सेल है उसका डिवीजन कर रहा है, यही सेल को कंट्रोल कर रहा है। हर एक तरीके के जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर होते हैं, आईज कलर, हेयर कलर, ठीक है, शेप होगी नोज की, टीथ की, हर एक चीज का जो कैरेक्टर है वो इस सेल के क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारी सेल्स हैं, तो हर सेल के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, और सभी क्रोमोसोम्स में अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियस है वो एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। अब न्यूक्लियस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी बेस पर जो सेल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक यूकैरियोटिक सेल
और सेकंड प्रोकैरियोटिक सेल। ये डिफरेंस भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं जी, ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है वो प्रोकैरियोटिक है, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है वो यूकैरियोटिक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में क्या है, द अनडिफाइंड न्यूक्लियस, अनडिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मतलब जिस सेल के अंदर अनडिफाइंड मतलब न्यूक्लियस तो है बट वो वेल डेवलप्ड नहीं है, अच्छे से बना नहीं है, वो यूकैरियोटिक, सॉरी द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मतलब ऐसी सेल जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है, अच्छे से बना हुआ है, वो प्रोकैरियोटिक है। द अनडिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और ऐसी सेल जिसके अंदर अनडिफाइंड मतलब नॉट ए वेल डेवलप्ड, जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक का जो साइज है वो नॉर्मली लार्ज होगा, इसका जो साइज है वो क्या होगा, स्मॉल। हमें पता है इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो कितने होते हैं, 44। इसके अंदर क्रोमोसोम क्या होते हैं, लेस। क्रोमोसोम जैसे 1 होगा, इसके अंदर बहुत लेस क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। हम चेक करते हैं कि हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर यहां पर कितने के क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर अभी तक क्वेश्चंस जो है वो नहीं आए। हाँ जी, क्वेश्चन है, ब्लू क्वेश्चन है, पेज नंबर 61 पे। ब्लू क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। डिस्कस, CO2 और वाटर को कैसे इन और आउट करते हैं। हमें पता है CO2 और वाटर जो है वो फर्स्टली डिफ्यूजन के प्रोसेस से होंगे, या अगर वाटर को करना है तो एक ऑस्मोसिस के प्रोसेस से होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। Why is the plasma membrane called a selective permeable membrane? Plasma membrane is also called selective permeable membrane because plasma membrane allows exchange of substances. जो plasma membrane है वो allow करती है substances को exchange करने में। जो essential substances है वो सेल के अंदर आएंगे, जो waste है वो सेल के बाहर जाएंगे, इसीलिए इसको plasma membrane को selective permeable membrane बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ जी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म, व्हाट इज द साइटोप्लाज्म। साइटो मीनिंग सेल एंड प्लाज्म मीनिंग फ्लूइड या लिक्विड। द फ्लूइड which is present inside the cell is called cytoplasm. The fluid present inside the cell called साइटोप्लाज्म। मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे ये सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, तो यहाँ पर एक फ्लूइड, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, और उस लिक्विड को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। उसके बाद हमने डिस्कस क्या कर लिया, देखिए सेल के अंदर हमने फर्स्ट डिस्कस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड हमने डिस्कस किया सेल वॉल, थर्ड हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस, और फोर्थ हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म। हमने यहाँ पर सेल के बारे में जो 4 पार्ट्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं अच्छे से डिटेल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बुक में हेडिंग आती है सेल ऑर्गेनल्स।
हमें कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करना है। मतलब सेल जो है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी सेल के अंदर बहुत ज्यादा स्मॉल जो है वो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो इन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। हम कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड हम डिस्कस करेंगे गोल्गी एपैरेटस, थर्ड हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम्स, फोर्थ हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स, एंड सिक्स्थ हम डिस्कस करेंगे वैक्यूल्स। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स है जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। मतलब सेल ऑर्गेनल्स का मतलब सेल के अंदर ये कुछ ऑर्गन्स जो है वो स्मॉल प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंड लास्ट वन इज वैक्यूल। इन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमें डिस्कस करना है वन बाय वन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग में डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो कोई भी जब हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो वो जो सेल ऑर्गेनल्स है हमें उसकी जो एक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करनी होगी। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ट्यूब्स एंड शीट्स। जो एक सेल है, सेल के अंदर इस तरीके से एक लार्ज नेटवर्क जो है वो सेल्स का वो प्रेजेंट है, और इस लार्ज नेटवर्क को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गया? लार्ज नेटवर्क ऑफ सेल या लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स इनसाइड द सेल। ट्यूब्स का जो एक लार्ज नेटवर्क है उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एक लॉन्ग ट्यूब्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं ER लिख रहा हूं। सेकंड है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हर एक सेल के अंदर एक इसेंशियल रोल प्ले कर रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक लार्ज ट्यूब्यूल्स की एक स्ट्रक्चर है, एक नेटवर्क है सेल का, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये टू टाइप्स की है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? This is the smooth endoplasmic reticulum and this is rough endoplasmic reticulum. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब उसका जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। उसका जो सरफेस है वो क्या है? स्मूथ। ठीक है, इसका जो सरफेस है वो क्या है? रफ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका सरफेस रफ क्यों है? बिकॉज द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। क्योंकि इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसके सरफेस पे, इसलिए ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर क्या है? नो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। यहां पर राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई ये क्या है? स्मूथ। वहां राइबोसोम्स प्रेजेंट है, वो क्या है? अब स्मूथ और रफ में डिफरेंस क्या हो गया? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर प्रेजेंट है राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स helps to protein synthesis in the cell। जो राइबोसोम्स है वो सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। कौन? राइबोसोम्स। सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या करती है?
SER form fat and lipid cells। जो फैट और लिपिड सेल्स है उसका फॉर्मेशन कौन करता है? स्मूथ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ है वो किसका फॉर्मेशन करेगी? प्रोटीन का। जैसे ही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन, फैट और लिपिड का फॉर्मेशन करेगी, फॉर्मेशन करते ही वो क्या करेगी? प्रोवाइड द चैनल। मैं लिख देता हूं, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ protein, lipid and fat provide the channel to Golgi apparatus। जैसे ही ये फॉर्मेशन कर लेगी प्रोटीन, फैट और लिपिड का, तो आगे एक पाथवे प्रोवाइड कर देगी। किसको पाथवे प्रोवाइड कर देगी? गोल्गी apparatus को। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद क्या था? गोल्गी apparatus। सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारी बॉडी के अंदर जो फैट, लिपिड और प्रोटीन है वो कहां बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब ये कैसे बनते हैं? हम जो भी खाना खाते हैं उस फूड के अंदर, जैसे जो वेजेस हैं, जो पल्सेस हैं, उनमें प्रोटीन है, तो उनका ब्रेकडाउन होकर जो प्रोटीन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा। फैट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा, और जो फैट, लिपिड है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे। फिर ये प्रोसेस आगे जाएगा गोल्गी अपरेटस में, जो हम डिस्कस करने वाले हैं कल। इसको अच्छे से डिस्कस करिए, रीड करिए। अगर कोई आपको डाउट लग रहा है तो आप मेरे से डिस्कस करिए। तब तक के लिए थैंक यू।